डियर स्टूडेंट्स, अपना लास्ट क्लास में जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे अप्लाई होती है और उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है, कैसे बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये एक्सप्लेन करते हैं। ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और वो ड्रॉबैक्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सीएफटी के बारे में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, सीएफटी, ठीक है, जिसका आप लोग पूरा फॉर्म में क्या लिखोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को सुनने समझने में स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस को जान लेना ज़रूरी है। हर थ्योरी की अपनी कुछ अजम्पशंस होती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अपनी अजम्पशंस थी। तो सीएफटी की अगर अजम्पशंस की मैं आप लोगों के साथ बात करूं, ठीक है, तो सीएफटी जो है ये लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मानकर चलता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप समझने की कोशिश करो कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। कैसा डिफरेंस? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोग सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल होता था और लिगेंड का जो ऑर्बिटल होता था उसके साथ उसकी ओवरलैपिंग करवाते थे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते थे और इस ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, हम ये मान के चलते थे, ठीक है। तो वहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल थी, वहाँ एक टाइप का कोवलेंट इंट्रैक्शन था, कोवलेंट कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आपके दिमाग में जहन में कुछ जा रहा हो तो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं माना जाता है कि लिगेंड जो आता है वो सेंट्रल एटम के साथ किसी टाइप का ओवरलैप करते हुए बॉन्ड बना रहा है। सीएफटी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा बिल्कुल कुछ अज्यूम नहीं किया गया है, ठीक है। सीएफटी में सीधा सीधा ये माना गया है कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। कई लोग जो हैं सीएफटी वगैरह में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात कर रहे होते हैं, मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। टीचर हैं वो, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं सीएफटी में। भाइयों, आपने हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ पे उठा कैसे सकते हो, ठीक है। कहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल को यूज़ करके बॉन्डिंग की बात कर रहे हो? क्यों वीवीटी को सीएफटी में इन्वॉल्व करके बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। सीएफटी में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। सीएफटी में ऐसा कोवलेंट इंट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड बनने की तो इसमें बात ही नहीं आती। हाइब्रिडाइजेशन जैसे वर्ड सीएफटी का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। कुछ 2-3 एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सीएफटी पे और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिखोगे, ठीक है, इन सीएफटी, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ठीक है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन is assumed, interaction is assumed between central metal atom, central metal ion and ligand, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो है एक टाइप का प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन माना गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मान रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और हैं, ठीक है। क्या हैं? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल, जो भी अपने लिख रहे थे, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है, एंड लिगेंड्स आर assumed as point charges, ठीक है, assumed as point charges, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन या लिगेंड जो है उनको आप एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में अज्यूम करके चलते हो। सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड लिगेंड्स आर अज्यूम्ड एज पॉइंट चार्जेस, ठीक है। हाँ, ये एक बात और सुन लेना, न्यूट्रल लिगेंड जो होता है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड सुन के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन उसको भी जान लो।
न्यूट्रल लिगेंड इज ट्रीटेड एज, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड इज ट्रीटेड एज क्या चीज़, पॉइंट डाइपोल, ठीक है, उसको एक पॉइंट डाइपोल माना गया है और बाकी चीज़ों को एक पॉइंट चार्जेज माने गए हैं और इन पॉइंट चार्जेस के बीच में एक प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अज्यूम किया गया है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। तो ऐसा वर्ड जो है, जो भी कोई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन जैसा वर्ड यूज़ करे, ये एक बेवकूफ़ी भरी बात है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और ये सब ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बनने की जो कंसेप्ट है वो CFT का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा जरूर है लेकिन CFT का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप इन 2 पॉइंट को उतारोगे, उसके बाद हम लोग इसमें और क्या इफ़ेक्ट है CFT में और क्या मेन पॉइंट्स हैं, ज़रा उन पॉइंट्स को जल्दी से डिस्कस कर ले रहे हैं। ये उतार लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे चलता हूँ। यार इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो है DD स्प्लिटिंग, ठीक है। इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, DD स्प्लिटिंग। अब ये DD स्प्लिटिंग क्या चीज़ है, ज़रा इसको आराम से प्यार से समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, आप यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल है, ठीक है। अब इसको लिगेंड्स जब अप्रोच करते हैं, चाहे इस डायरेक्शन से अप्रोच करें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है, तो लिगेंड्स की फॉर्म में एक तो देखो आइसोलेटेड मेटल होता है, आइसोलेटेड मेटल या मेटल आयन होता है। तो आइसोलेटेड मेटल या मेटल आयन में तो आप कह सकते हो कि डी के जो 5 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एक जैसी है, ठीक है, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हो ना, ठीक है, उनके 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, एक जैसी होती है ना, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, ये मैं सोचना, मैं इसकी अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि ये 4 लिगेंड्स मान लो इस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करेगा ना, उस कंडीशन में वो आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, और आइसोलेटेड नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन का नतीजा ये होगा कि अब उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंजेज आएंगे, ठीक है, और वो चेंजेस कैसे होंगे उस बात को मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ये जानो कि इस थ्योरी का एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है DD स्प्लिटिंग, ठीक है, और वो क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, तो क्यों होता है पहले वो जान लो, ठीक है, कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्यों होता है कि जब लिगेंड सेंट्रल एटम को चारों तरफ से या अलग अलग डायरेक्शन से जब अप्रोच करते हैं तो लिगेंड का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सेंट्रल मेटल एटम आयन का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और ये जो इंटरेक्शन है ये इनकी एनर्जी को इस सेंट्रल मेटल एटम आयन के जो अंदर जो d ऑर्बिटल्स हैं या इवन बाकी ऑर्बिटल्स भी हैं उनकी भी एनर्जी को कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो डालता ही है, ठीक है, तो उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा और उस इंटरेक्शन से इनकी एनर्जी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक पॉइंट इसमें लिखो, ठीक है, उसके बाद हम लोग उस मेन पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के नाम पे आप लोग लिखोगे इसके अंदर व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज द सेंट्रल एटम, ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका जो एजम्पशन है या इस पॉइंट इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, ठीक है, और इसी से आगे फिर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। व्हेन लिगेंड्स approaches the central atom, central metal ion from different directions, then electron cloud of ligand interact with electron cloud of central metal ion, interact with central metal electron cloud of central metal ion, due to which degeneracy, ठीक है, of d orbitals is lost,
डीजनरेसी वर्ड आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुना होगा। डीजनरेट ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स का सेट जिनकी एनर्जी आपस में बराबर हो। लेकिन यहाँ पर वो जो एनर्जी बराबर होने की कंडीशन थी कि पांचों और डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ यही एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको कि ये डीजनरेसी ख़त्म हो जाएगी। अब इन पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं रह जाएगी। ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट है और यही पॉइंट बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो इस लाइन को आप अच्छे से नोट करोगे। व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज द सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, then electron cloud of ligand interact with the electron cloud of central metal ion, due to which degeneracy, ठीक है, degeneracy of d orbitals is lost, ठीक है। और and results in, चाहो तो आप लोग एक वर्ड और लिख लो, and results in dd splitting, ठीक है, dd splitting। यही प्यारे बच्चों इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं अभी डी स्प्लिटिंग पे आऊँगा, ठीक है। पर पहले आप लोग अपने दिमाग में बैठाओ कि क्या चीज़ है डी स्प्लिटिंग। अभी मैंने बताया है सेंट्रल एटम का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लिगेंड्स आ रहे हैं उनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे तो वो उस सेंट्रल मेटल एटम के जो सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल्स का सेट है उनके साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से उनकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी डीजनरेसी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप अपने दिमाग में ये बात, आप लोगों को अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो तो आपको जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का कारण बताया गया होगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको बताया गया होगा कि कुछ कारणों के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चलते डीजनरेसी लॉस्ट हो जाती है ऑर्बिटल की, ठीक है। यानी ये जो आप लोग बोलते हो कि 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी ऑलवेज बराबर होती है, ऑलवेज बराबर नहीं होती है। ये आइसोलेटेड कंडीशंस में या स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड की कंडीशन में ये बराबर होती है, वरना इनकी एनर्जी में फ़र्क पड़ जाता है। 2px ऑलवेज 2py के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में होता है, यही मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में होता है, या यही कोई एनसिमेट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाएगा उसमें होता है। और उस सिचुएशन में इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंज हो जाती है, बराबर नहीं रह जाती है और इसी को लॉस्ट ऑफ डीजनरेसी बोला जाता है, ठीक है, कि डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल जो है वो लॉस्ट कर गया। स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट भी इसी लॉस्ट ऑफ डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल का नतीजा था, ठीक है। चलो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, मैं वापस से डी स्प्लिटिंग पे आता हूँ, ठीक है। डी स्प्लिटिंग होती क्या है? तो डी स्प्लिटिंग को समझने के लिए आप लोगों को अलग अलग जो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, हम उन अलग अलग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे पहले, ठीक है। उसके बेसिस पे डी स्प्लिटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखने जा रहे हो डी स्प्लिटिंग, करा तो डी स्प्लिटिंग रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, डी स्प्लिटिंग, ठीक है। पहला केस किसमें? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डी स्प्लिटिंग होगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, शेप तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है कि यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इन 6 डायरेक्शन से जो है वो क्या हो रहा है, लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इनके सब के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, सभी जानते ही हो, ठीक है। तो आप लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप ये मान लेते हो कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर से नीचे वाला क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत स्मूथली, बहुत ईजिली ये बात अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कि 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स you can assume, ठीक है, you can assume that
ligands are approaching the central metal ion। आप पूरा लिखना है यार, मैं आगे से अब CMI ही लिखूंगा, बार बार ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है मुझे। In octahedral complex you can assume that ligands are approaching the central metal ion from plus x minus x plus y minus y plus z and minus z डायरेक्शंस। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे और ये जो 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसको आप बड़े आराम से बड़े स्मूथली बोल सकते हो। ठीक है, कि ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस जेड डायरेक्शन से जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात को समझो यहाँ पे, क्या इनका जो ये इंट्रैक्शन है या जब ये लिगेंड्स इस तरीके से आएंगे, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स जो है सेंट्रल मेटल एटम के, उनके साथ इसका इंट्रैक्शन कैसा होगा उसको प्यार से आराम से समझना यार। ठीक है, ये मैं अब 11th पार्ट में जा रहा हूँ और 11th पार्ट में आप लोगों को सिखाया जाता है कि डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल हैं अपने पास, जिनमें से 3 के बारे में बोला जाता है कि उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लोब्स होते हैं, वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और 2 के बारे में बोला जाता है कि उनके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की शेप तो आपका 11th का हिस्सा है ना। ठीक है, एक ये वाला डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम इसको कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, डी एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि अब मैं परपेंडिकुलर लाइन यहाँ तो खींच नहीं पाऊँगा, तो मैं बोर्ड में रहते हुए ही उसका नाम बदल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये लोब्स कहाँ पे, वाई और जेड के बीच में, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, डी वाई जेड बोलते हो। ठीक है, तीसरा केस आपके पास क्या है, तीसरा केस है आपके पास कि ये जो ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो किसके बीच में हैं, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, इसको आप लोग डी जेड एक्स ऑर्बिटल बोल सकते हो। ठीक है, तो 11th में ये तो बताया जाता है कि 3 डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिसके लोब्स कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। आप लोग अपने साथ लाइन में इसमें लिखोगे साइड में। ठीक है, 3 डी ऑर्बिटल्स हैव, 3 कोमा लगा के, डी ऑर्बिटल्स हैव लोब्स बिटवीन द एक्सिस, इनके लोब्स तो बिटवीन द एक्सिस हैं। ठीक है, अच्छा 2 ऐसे होते हैं जिनके लोब्स कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, और अलोंग द एक्सिस वालों को आप लोग किस नाम से जानते हो, ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, इसको आप लोग जानते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नाम से। ठीक है, कोई बड़ी बात तो बोल नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जानते हो इस बात को। ठीक है, एक होता है ये वाला सीन, ठीक है, जहाँ पर ये एक लोब जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, एक डंबल शेप जो होती है वो जेड एक्सिस के अलोंग होती है, और एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होती है और इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, डी जेड स्क्वायर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं अपने पास। ठीक है, और ये 5 डी ऑर्बिटल में डिफरेंस किस बात का है कि 3 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो उसके लोब्स जो होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और 2 डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो यार, इतनी सिंपल सी बात है कि ये जो लोब्स, ये जो लिगेंड सेंट्रल एटम को जब अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लिगेंड सेंट्रल एटम को जब अप्रोच कर रहे हैं तो उसके अप्रोच का नतीजा क्या होगा। ठीक है, लिगेंड्स का मतलब क्या है, लिगेंड्स की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आ रहा है ये, ठीक है, आप ये लिगेंड्स या तो नेगेटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज को आप एक नेगेटिवली चार्ज है तो आप इसको एक पॉइंट चार्ज मान रहे हो ना, नेगेटिव पॉइंट चार्ज मान रहे हो, और ये जब इस लिगेंड की तरफ सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। और इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स से या कहीं से भी, जैसे भी। ठीक है, बार बार मैं तो अपनी क्लास में 11 से बताना स्टार्ट करता हूँ कि जहाँ भी अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी घटती है। ठीक है, और जहाँ भी रिपल्सन रहता है वहाँ एनर्जी बढ़ती है। ये तो आप लोग अपने नॉर्मल हर चीज़ में फील करते हो। ठीक है, एक नॉर्मल रिलेशन में भी फील करते हो। ठीक है, जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ एनर्जी घटेगी, लेकिन जहाँ रिपल्सन है वहाँ एनर्जी क्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिपल्सन फैक्टर जब भी काम करेगा एनर्जी बढ़ जाती है, और जब भी अट्रैक्शन फैक्टर काम करेगा तो एनर्जी कम हो जाती है।
अट्रैक्शन होगा, प्यार प्रेम होगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, रिलेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि उसके अंदर स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होती है? आप कब कहते हो कोई सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है? तभी बोलते हो ना जब एनर्जी उसकी कम होती है। मैम जितनी कम स्टेबल एनर्जी होती है वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो वही है, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी नीचे आई है। यहाँ रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी घटती है, रिपल्सन से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, और कह सकते हो एनर्जी भी उसके करस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी, ठीक है। चलो इधर ध्यान दीजिए आप लोग दोबारा से। जब लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन से कर रहा है हम लोगों ने बता दिया है, जेड एक्सिस के अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है। तो भाई आप ये बताओ, ठीक है, इन 5 डी ऑर्बिटल्स में कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। रिपल्सन होगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी इलेक्ट्रॉन के रहने का घर ही हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स में ये जो लोब्स वगैरह बनाए जाते हैं ये किस लिए बताए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लिगेंड्स भी उन्हीं को अप्रोच कर रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा और उस रिपल्सन से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात सोचो, वो रिपल्सन ज़्यादा किसके साथ होगा, ठीक है, वो जो रिपल्सन है वो किस ऑर्बिटल के साथ ज़्यादा होगा? तो यार सामने पड़ा है, वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, इसके लोब्स भी अलोंग द एक्सिस हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन तो यही ना फील करेगा जब लिगेंड यहाँ से आएगा, ठीक है, या यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसके जो लोब्स हैं या इसके जो लोब्स हैं ये ना सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, कि लिगेंड्स जब सेंट्रल एटम आयन को अप्रोच करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में हम बोलते हैं कि प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ऑर्बिटल्स जिनका लोब्स जो है वो अलोंग द एक्सिस है वो ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, और रिपल्सन एक्सपीरियंस करने का मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा क्या ये रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं? तो भाई रिपल्सन तो ये भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो रिपल्सन तो इनके साथ भी होगा ना, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपल्सन रिलेटिवली कम होगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन से नहीं आ रहा, और इसमें क्या था, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन से आ रहा था, और यहाँ उनके बीच से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लोब्स क्योंकि अलोंग द एक्सिस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लगने वाला रिपल्सन फैक्टर भी कम है, और यहाँ लगने वाला रिपल्सन फैक्टर क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को मैं अगला पॉइंट अब लिखवाऊँ, इसको नोट करवाऊँ, आप इन 5 डी ऑर्बिटल की शेप को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है अपनी कॉपी पे नोट करोगे और नीचे लिखोगे 3 इन डी ऑर्बिटल्स 3 हैव lobes between the axis and 2 have lobes along the axis, ठीक है। ये लाइन नोट करते हुए लिखोगे, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान दो। अब एक अच्छी सी और प्यारी सी बात को समझो, आप समझ तो गई हो कि किसके साथ रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इस लाइन को अब कंटिन्यू करो, ठीक है। एज लिगेंड्स are approaching along the axis therefore the d orbitals having lobes कहाँ पर, between the along the axis, yeah, having lobes along the axis experiences maximum repulsion,
मैक्सिमम रिपल्सन। ठीक है, तो जब लिगेंड्स सेंट्रल एटम को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, दैट इज़, ठीक है, कौन से होते हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनका लोब्स अलोंग द एक्सिस होता है? ये होगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ठीक है, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस है, दैट इज डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, जिसको कंबाइंड फॉर्म में ई जी सेट बोला जाता है। ठीक है, ई जी सेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंबाइंडली ई जी सेट बोलते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि जिनके ऑर्बिटल्स का लोब्स अलोंग द एक्सिस है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र, जिसको आप ई जी सेट का नाम दे सकते हो। ठीक है, ये जो है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद सुनो, किसके मुकाबले ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन इन कंपेरिजन टू डी ऑर्बिटल्स, इन कंपेरिजन टू डी ऑर्बिटल्स हैविंग, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, हैविंग लोब्स कहाँ पर? बिटवीन द एक्सिस, हैविंग लोब्स बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अच्छा ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स जो होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे? ठीक है, तो वो आप लोग सभी जानते हो, हैविंग लोब्स बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो इनके मुकाबले ये वाले ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, ये कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और इस सेट को हम लोग कंबाइंडली जो है वो T2G सेट बोलते हैं। ठीक है, T2G सेट। तो इधर ध्यान दो, EG सेट जो होता है वो ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसीलिए हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, पहले हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG सेट जो है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, ये ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल जिसके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, यानी जिसके T2G सेट के नाम से बोलोगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, ये कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अच्छा कई टारगेट वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि डी स्प्लिटिंग का मतलब है कि एक आइसोलेटेड एटम के ये पांचों डी ऑर्बिटल बराबर हैं, ये 5 में से 2 इधर टूट जाते हैं। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और 3 लोअर में चले जाते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ टारगेट वाले बच्चों की, हालांकि अभी ये बैच तो 12th के लिए चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये उनके दिमाग में गलत फहमी होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में वो गलत फहमी आई ना, इसीलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि होता ये है कि इनकी एनर्जी कम नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि इसकी एनर्जी घट गई है और इसकी बढ़ गई है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, एनर्जी दोनों की बढ़ गई है, रिपल्सन इसको भी एक्सपीरियंस हुआ है, रिपल्सन इसको भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसलिए एनर्जी इसकी भी बढ़ी है, एनर्जी इसकी भी बढ़ी है, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम बढ़ गई। तो ये 2 के सेट में टूट जाएगा ओबियस कारणों से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है तो ये ज़्यादा एनर्जी वाइज ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा ऊपर चला गया। ये जो है कम रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है तो ये एनर्जी वाइज कम ऊपर गया। ठीक है, लेकिन ये जो सोच लेते हैं ना बच्चे कि ये नीचे चला गया, नीचे तो कोई नहीं गया, गए तो दोनों ही ऊपर हैं, एनर्जी तो दोनों सेट की बढ़ गई है क्योंकि रिपल्सन तो दोनों ने झेला है। ठीक है, तो इस EG सेट का भी, EG सेट को भी रिपल्सन मिला है, इस T2G सेट को भी रिपल्सन मिला है, एनर्जी दोनों की बढ़ गई, लेकिन इसने क्योंकि ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है तो ये एनर्जी वाइज थोड़ा और ऊपर चला गया और ये एनर्जी वाइज थोड़ा नीचे रह गया। इसलिए तुम कहोगे कि D और D का जो ये पांचों का डिजेनरेसी था, जो ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी, तो इन लिगेंड्स के अप्रोच करने के बाद इनकी एनर्जी आपस में बराबर नहीं रह गई है। ठीक है, इस पार्ट को आप जल्दी से उतार लो, फिर मैं उसको आपको एक डायग्राम की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये टूटना करना हुआ है। ठीक है, पहले आप इस पार्ट को जल्दी से उतारो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया है। ठीक है,
और अगर आपने ये कर लिया है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। ये बेवकूफ़ी मत पालना दिमाग में कि दो की एनर्जी बढ़ जाती है और 3 की घट जाती है, ऐसा नहीं है, पांचों की बढ़ जाती है। ठीक है, पांचों की बढ़ जाती है। अब देखना मैं यहाँ क्या बनाने जा रहा हूँ और इसको आप साफ सुथरा अपनी कॉपी पे उतारोगे और एनसीईआरटी में दिया गया भी है। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के। ठीक है, किस कंडीशन में, ये भी सुन लेना, आइसोलेटेड कंडीशन में। ठीक है, आइसोलेटेड के कंडीशन में सेंट्रल मेटल आयन के पांचों डी ऑर्बिटल हमने दिखाए हैं। इन पांचों की एनर्जी एक जैसी है और यहाँ इस लेवल पे मैं एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जब लिगेंड्स आए तो आपको मैंने क्या बताया कि डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के साथ और डी जेड स्क्र के साथ तो उन्होंने ज़्यादा रिपल्सन लगाई, और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के साथ उन्होंने कम रिपल्सन लगाई। रिपल्सन दोनों के साथ लगी है, इसलिए एनर्जी दोनों की बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इस बात को समझो, एक एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ गई। ठीक है, किस तरीके से बढ़ गई ये एनर्जी? ठीक है, यहाँ पे मैं बढ़ा दे रहा हूँ, एक एनर्जी बढ़कर यहाँ पर आ गई आपके पास, ये जो एनर्जी है ये बढ़ गई, ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, कौन से दो की? डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की और डी जेड स्क्र की, और हमने इसको कौन सा सेट बोला था? ई जी सेट बोला था। ठीक है, तो इस ई जी सेट की एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, एनर्जी बाकी 3 की भी बढ़ी है, ये बात भी ध्यान देना। ठीक है, बाकी 3 की भी जो एनर्जी है वो बढ़ गई, लेकिन उनकी एनर्जी रिलेटिवली कम बढ़ी, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि इनका रिपल्सन कम है, इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं और इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यही अज्यूम करके चलते हैं कि जो लोब्स लिगेंड्स आ रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात को समझो, क्या ये एनर्जी में जब टूटा, स्प्लिट हुआ, तो क्या कोई नीचे गया है क्या? एनर्जी में नीचे कोई नहीं गया। ठीक है, ये भी एनर्जी वाइज ऊपर गया है। ठीक है, ये भी एनर्जी वाइज ये ऊपर गया है। ठीक है, ये क्योंकि मोर रिपल्सन फैक्टर था यहाँ पे। ठीक है, इस बात को देख लेना, और यहाँ पे क्या था? रिलेटिवली लेस रिपल्सन था। ठीक, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकालना कि एक आइसोलेटेड एटम का जो डी ऑर्बिटल है उसकी 2 की एनर्जी बढ़ जाती है, 3 की घट जाती है, नहीं, दोनों की बढ़ गई, एक की ज़्यादा बढ़ गई और एक की जो है कम बढ़ गई। ठीक है, हाँ हम लोग अगर एक एवरेज मान के चलें, अब ऑब्वियसली बात है 2 है और 3 है तो एवरेज एग्जैक्टली बीचों बीच तो नहीं होगा, इतनी तो कॉमन सेंस आप में भी है। अगर ये भी 3 होते, ये भी 3 होते, तो इनका एवरेज लाइन जो होती वो बिल्कुल बीचों बीच होती। ठीक है, तो इनका मैं एक एवरेज मान के चलूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एवरेज वाली लाइन मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ करी कहीं पे, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। ठीक है, तो ये पांचों को मैं ये मान के चलता, ठीक है, कि अगर ये जो लिगेंड्स आ रहे होते इनका एक सिमेट्रिक इफेक्ट होता, रिपल्सन लगाते लेकिन एक सिमेट्रिकली रिपल्सन लगाते, मतलब जो रिपल्सन वो इसके साथ लगा रहे हैं वही रिपल्सन वो इसके साथ लगाते, और एक सिमेट्रिक रिपल्सन लगाते, तो सिमेट्रिक रिपल्सन लगाते तो पांचों की एनर्जी एक जैसी बढ़ती ना। ठीक है, तो ये एजम्पशन के साथ है, इफ लिगेंड्स हैव जनरेटेड a symmetric field around अगर मेरा पढ़ा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बोला हुआ भी आप साथ साथ सुनते रहें। इफ लिगेंड्स हैव जनरेटेड ए सिमेट्रिक फील्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, तो उस एजम्पशन के आधार पे उसकी एनर्जी, इन पांचों की एनर्जी कुछ यहाँ पर होती, ठीक है, कुछ यहाँ पर होती, एक एवरेज मान लिया गया। इस एवरेज लाइन को या इस एवरेज वाली लाइन को हम लोग बेरी सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लाइन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेरी सेंटर लाइन बोलते हैं। ये एवरेज है इन पांचों का, ठीक है, 2 ज़्यादा बढ़ गए, 3 कम बढ़ गए, ठीक है, लेकिन ये पांचों का अगर एवरेज देखा जाए तो वो ये लेवल है, ये बेरी सेंटर लाइन। ठीक है, ये तब होता जब इन लिगेंड्स ने एक सिमेट्रिक फील्ड लगाई होती, ठीक है, इसको और इसको इक्वली रिपेल किया होता, ठीक है, तो ये पांचों की एनर्जी एक जैसी बढ़ती और पांचों इस लेवल पर होते। लेकिन अभी इन दो ने ज़्यादा रिपल्सन झेला है और इन्होंने 3 ने जो है कम रिपल्सन झेला है, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है और इनकी जो एनर्जी है वो कम बढ़ गई है। तो इफ़ लिगेंड्स हैव जनरेटेड ए सिमेट्रिक फील्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, तो ये उस कंडीशन में एवरेज एनर्जी लाइन है ये। ठीक है, ये कौन सी लाइन है?
एवरेज एनर्जी लाइन, ठीक है, ये एवरेज एनर्जी लाइन है। मैंने बोला ना यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, इसको इतना नीचे क्यों दिखाया, क्योंकि ये मैंने एनर्जी वाइज बताया कि ये नीचे है, ये एनर्जी वाइज ऊपर है, ये एनर्जी वाइज इसके मुकाबले नीचे है, और ये उनकी एवरेज एनर्जी लाइन है, ठीक है, जिसको आप बेरी सेंटर लाइन भी बोलोगे। और ये क्या चीज़ है, अगर लिगेंड्स ने एक जैसा इफेक्ट जनरेट किया होता तो उस कंडीशन में सिमेट्रिक इफेक्ट अगर जनरेट हुआ होता तो इन पांचों की जो एनर्जी है वो एक बराबर बढ़ गई होती, ठीक है, और वो फिर इन दोनों के कहीं बीच में कहीं आती, बिल्कुल बीच में तो नहीं आती, क्योंकि यहाँ 2 ऑर्बिटल और यहाँ कितने 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये सीन होता है स्प्लिटिंग का। हम लोग डी स्प्लिटिंग इसको नाम क्यों दे रहे हैं, अल्टीमेटली स्प्लिटिंग तो हो गई ना, ये 2 के सेट में और 3 के सेट में टूट गया ना, ठीक है, पांचों बराबर तो नहीं रह गए, पांचों बराबर नहीं रह गए, 2 में टूट चुका है, 3 में टूट चुका है, तो ऑब्वियस बात है हम इसको बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइप का डी स्प्लिटिंग हो गया, इसी को तो डी स्प्लिटिंग बोला जाएगा। पर ये कौन से केस का डी स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल केस का जो है डी स्प्लिटिंग है। इसको आप आराम से प्यार से जल्दी से वीडियो पॉज करके उतार लें, जितनी बात मैंने बोल ली है, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले रहा। तो इसमें से देखो यार, मैंने बहुत कुछ लिखवाया, लेकिन अब मैं उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ से हटा दिया हूँ, और अब अपने कुछ और काम की बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या काम की बात को डिस्कस करते हैं, मैंने बताया ना ये एवरेज लाइन है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है आपके पास, एवरेज लाइन है, ठीक है। और इस एवरेज लाइन में पहले तो आप सुन लीजिएगा, ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है, ये सेट कौन सा सेट था आपके पास, EG सेट था, और ये कौन सा था, T2G सेट था, ठीक है। तो EG सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G की कम होती है, और ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पे, इस डिफरेंस को हम लोग डेल्टा O के नाम से लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा O का क्या मतलब है, डेल्टा O का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ जो डेल्टा ओ रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो ये डेल्टा ओ हो गया आपके पास, ठीक। अच्छा एक बात सुनना, इस डेल्टा ओ को आप लोग 10dq के फॉर्म में भी लिखते हो, ठीक है, आप इसको 10dq भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली इसका गैप है, ठीक है, इस EG सेट का और T2G सेट का, इसको डेल्टा ओ भी लिख सकते हो, इसको 10dq भी लिख सकते हो। डी का मतलब ही क्या होता है, आप लोगों ने अगर 11th वगैरह की शुरुआत में जब ये सीखे होगे, डी का मतलब होता है डेसी, जिसका मतलब होता है 1/10, तो 10 और 1/10 ये कट करके वापस डेल्टा ओ ही आ गया अपने पास एक टाइप से, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, इसको 10dq लिखा जाता है, कई बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, तो आप ये जान लो। इस एनर्जी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एवरेज लाइन से ये और पार्ट कितना ऊपर है और ये पार्ट कितना नीचे है पर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस वैल्यू को अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, कि ये x एनर्जी फैक्टर ऊपर है, और ये वाले फैक्टर को मैं मान ले रहा हूँ कि ये y एनर्जी फैक्टर से नीचे है, ठीक है। तो ये x एनर्जी की फॉर्म में ऊपर है और ये y की फॉर्म में नीचे है, और ये लाइन इन दोनों के लिए एवरेज का काम कर रही है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे मैं 2 बहुत ही हल्की सी इक्वेशन बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, बच्चों वाला सा काम है। एक तो आप लोग सीधे सीधे देख पा रहे हो कि x प्लस वाई को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, डेल्टा ओ के, ठीक है। ये x जो ऊपर गया है प्लस ये y जो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, डेल्टा ओ के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम तो डेल्टा ओ ही ना है, ठीक है। मैं डेल्टा नोट भी पढ़ देता हूँ इसको कई बार, डेल्टा ओ या डेल्टा नोट, जिसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो x प्लस वाई का सम तो आपको डेल्टा ओ दिख ही रहा है। अब एक बात बताओ यार, एवरेज इसको कब बोला जाएगा, इसको एवरेज किस सेंस में बोला जाएगा, तभी ना बोला जाएगा कि इसके ऊपर वाले ये जो 2 ऑर्बिटल एनर्जी वाइज जितना ऊपर हैं, ये 3 ऑर्बिटल एनर्जी वाइज उतना नीचे हैं, तब ना ये उसका एक एवरेज, एक जीरो लाइन बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये 2 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिट इसकी जो एनर्जी ऊपर उठी है वो x उठी है, तो 2 ऑर्बिटल की टोटल एनर्जी कितनी ऊपर उठ गई, 2x ऊपर उठ गई, और इन 3 की नीचे कितनी चली गई, 3y चली गई।
तो भाई सीधी सी बात है, ये एवरेज का काम कब करेगा, ठीक है, कि इन दो ऑर्बिटल ने अपने आप को एनर्जी में जितना ऊपर उठाया है, इन तीन ऑर्बिटल ने उतना उस लाइन के रिलेटिवली अपनी एनर्जी को नीचे किया है, ठीक है, तभी ये लाइन, ये सेंटर जो लाइन है वो इनके लिए एवरेज लाइन कहलाएगी, ठीक है, कि इन दो का जो एनर्जी है, ठीक है, वो जितना इस लाइन से ऊपर उठ गया, इन तीन का एनर्जी उतना ही नीचे जाना चाहिए, तीनों का मिल के, ठीक है। तो इन दो का ऊपर कितना गया 2x, क्योंकि x हमने इस डिफरेंस को माना है, तो दो ने मिलके एक टाइप से कितना ऊपर चले गए 2x चले गए, और ये नीचे कितने आए 3y, ठीक है, इसका इस वैल्यू को हमने y मानना है, और तीन ऑर्बिटल नीचे आ रहे हैं तो इसलिए वो 3y, ठीक है। तो ये लाइन एवरेज लाइन का काम कब करेगी, इतना आपको समझ में आना चाहिए ना, कि इसके ऊपर जितने ऑर्बिट इसके ऊपर जो एनर्जी गई हुई है उतनी एनर्जी नीचे आनी चाहिए, और ऊपर कितनी गई है 2x, नीचे कितनी गई है 3y, तब ना ये लाइन एवरेज लाइन का काम करेगी। तो आप कह सकते हो 2x बराबर क्या हो गया 3y, और x प्लस वाई किसके बराबर हो गया डेल्टा ओ के बराबर। तो आपके पास दो इक्वेशन हैं और एक टाइप से दो वेरिएबल है, x और y मुझे निकालना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ अब इसमें, ठीक है, इस छोटे से पार्ट में एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखोगे 2x प्लस 2y किसके बराबर 2 डेल्टा ओ के बराबर। अब तो मैं सिंपली मैथ लगा रहा हूँ, ठीक है, और इस 2x के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 3y, ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ बता दिया मैंने, ठीक है। ये दो एनर्जी में जितने ऊपर गए हैं वो तीन एनर्जी वाइज इतने नीचे जाएंगे, तभी ये लाइन उनकी एवरेज लाइन बन पाएगी, ठीक है। तो पहले तो देखो 2x प्लस 2y बराबर 2 डेल्टा ओ के बराबर है, 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3y के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 3y प्लस 2y बराबर आपके पास 2 डेल्टा ओ, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल 5y, ठीक है, 5y आपके पास आ गया 2 डेल्टा ओ के बराबर, ठीक है। यानी y की जो वैल्यू आई है, ठीक है, या तो इसको आप 2y, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, या तो आप y की वैल्यू को सीधा सीधा, ठीक है, 2/5 डेल्टा ओ लिख दो, या आप लोग लिख दो 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है, 0.4 डेल्टा ओ लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो y बराबर 2/5 डेल्टा ओ या 0.4 डेल्टा ओ लिख सकते हो। अच्छा, y की वैल्यू अगर 2/5y है, ठीक है, तो आपको पता ही है x प्लस वाई का सम तो डेल्टा ओ के बराबर ही है ना, तो आप ये वैल्यू वहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे तो आप देखोगे कि x की जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू में रख देना है, x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है 3/5 डेल्टा ओ के बराबर आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगी वो 3/5 डेल्टा ओ के बराबर आ रही है, यानी आप लिख सकते हो ये 0.6 डेल्टा ओ के बराबर है, ठीक है। इस बात को ज़रा ध्यान देना। और अब मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली लिख के बता रहा हूँ कि ये जो x है, ठीक है, अगर मैं इसको साइन के साथ बताऊँ, इस लाइन को मैं जीरो लाइन बोलूँ, ठीक है, तो इस जीरो लाइन के मुकाबले इसकी जो वैल्यू है वो प्लस 0.6 डेल्टा ओ है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, कितनी ऊपर उठ गया है, ये दोनों, ये कितना ऊपर उठा है हुआ है हर एक ऑर्बिटल 0.6 डेल्टा ओ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इस जीरो लाइन से नीचे है, इस लाइन को मैं एवरेज लाइन जीरो लाइन मान रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो लाइन मान रहा हूँ तो जीरो से नीचे है ये वैल्यू, तो इसको मैं -0.4 डेल्टा ओ लिखूँगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इस एवरेज लाइन से 0.6 डेल्टा ओ वैल्यू ऊपर है, ये वैल्यू इस एवरेज लाइन से नीचे है, इसलिए इसको मैं -0.4 डेल्टा ओ करके लिख रहा हूँ। यहाँ तो मैंने उसको मैग्नीट्यूड की सेंस में लिया था कि ये x मैग्नीट्यूड है, y मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैं इसको जीरो का, इस लाइन को जीरो मान लूँ, इस एनर्जी लाइन को जीरो मान लूँ, तो जीरो के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 0.6 डेल्टा ओ है और ये वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ के बराबर है, ठीक है। तो मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। ये -0.4 डेल्टा ओ है। तो मैंने आपको x और y ये वैल्यूज़ भी निकाल के दिखा दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कैसे ऊपर जाएगा और कौन कितना जो है नीचे जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी स्प्लिटिंग होती है वो दो सेट में टूटता है, EG सेट में, T2G सेट में। EG सेट में dx² - y² और dz² आता है जो ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, और T2G सेट में dxy, dyz, dzx आते हैं जो कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका नतीजा ये ज़रूर होता है कि वहाँ पे एक डी स्प्लिटिंग हो जाती है T2G सेट और EG सेट के बीच में, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट डील किया है
इस एनर्जी गैप को हम लोग डेल्टा ओ की फॉर्म में लिखते हैं या 10dq लिखते हैं। फिर इस लाइन को मैं एवरेज लाइन जीरो लाइन मानूं तो इस जीरो लाइन के मुकाबले ये 0.6 डेल्टा नोट से ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये माइनस पॉइंट, क्योंकि ये नीचे जा रही है इसीलिए मैं जीरो के रिलेटिवली नीचे जा रही है, इसलिए इसको मैं -0.4 डेल्टा ओ की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि -0.4 डेल्टा ओ से ये वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आप लोग आराम से उतार लो। उसके बाद मैं आपके साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग है उसको डिस्कस करूँगा। अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो प्योरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग को डिस्कस किया है। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको उतार लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो अब मैं हटा दे रहा हूँ इसे। इस डी स्प्लिटिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, वो तो मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही डी स्प्लिटिंग है। और यही डी स्प्लिटिंग हमें बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काम आती है। ठीक है, तो इसलिए पहले तो डी स्प्लिटिंग को समझ लेना ज़रूरी है, फिर बाद में इस स्प्लिटिंग का जो इफ़ेक्ट है कलर देखने में और ये मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह देखने में, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें देखने में वो हम लोग डील करेंगे। डी स्प्लिटिंग की बात कर रहे थे, डी स्प्लिटिंग इन सेकंड केस लेके चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और ये सेकंड केस मैं आपके साथ ले रहा हूँ, ये है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार मैंने कई जगह बताया है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो दोबारा सुन लो। ठीक है, एक क्यूब अगर है मेरे पास, क्या चीज़ है, एक क्यूब अगर मेरे पास है, उस क्यूब के अंदर आप कोई भी अल्टरनेट 4 पॉइंट उठा लो, अल्टरनेट वाले। ठीक है, ये उठाए हैं, ये उठाए हैं, इन 4 पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे तो ये एक्चुअल में एक टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यहाँ बोलोगे सर आपने तो क्यूब बनाया है, तो भाई क्यूब बनाने के साथ साथ कुछ बोल भी तो रहा हूँ, वो भी तो सुन रहे होगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट को आप जोड़ लो केवल। ठीक है, इन 4 पॉइंट को आप जोड़ोगे, ठीक है, जैसे ये वाले 3 पॉइंट को आप जोड़ लेते हो ऐसे, तो ये एक वो ट्रेंगल बन गया, ये चौथा पॉइंट एटम उसके ऊपर से है, तो इस टाइप से ये टेट्राहेड्रल बन गया। ये यही 4 पॉइंट हैं। ठीक है, तो क्यूब में जो 8 पॉइंट होते हैं उसके अल्टरनेट 4 पॉइंट को जोड़ के जो ज्योमेट्री निकलेगी, बनेगी, वही एक्चुअली एक प्रॉपर टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, चलो आप लोगों को ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है। तो अब देखो यार, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स तो अप्रोच करते नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अप्रोच करते हैं 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो 4 लिगेंड्स अगर इसको अप्रोच करते हैं तो ज़रा मेरी बात को सुनना, उन 4 लिगेंड्स को कैसे माना जाएगा, कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, ज़रा इस बात को आराम से समझना सुनना। ठीक है, आप लोग इस क्यूब का जो सेंटर है उसको आप ओरिजिन मान लीजिए। ठीक है, इस फेस से निकलते हुए इस लाइन को, एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ फेस से निकलेगा, ऊपर की तरफ फेस से, ठीक है, ये आपके लिए वाई एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, और एक जो यहाँ आगे फेस की तरफ से निकलेगा, आगे वाले फेस की सेंटर से निकला ये, ठीक है, इसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपके पास एक 4 लिगेंड्स के अप्रोच करने की डायरेक्शन है, और इस ऑब्वियस बात है इस ओरिजिन के ऊपर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम आयन बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बात को ज़रा समझो इसमें, ठीक है, कि यहाँ जो लिगेंड्स आएंगे क्या वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। एक्सिस तो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ या इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से नहीं आ रहे हैं, बल्कि कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे जो लिगेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको अगर मैं सही से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, इस डायग्राम को मैं जो है थोड़ा सा एक बार दोबारा बनाना चाहूँगा। ठीक है, जल्दी से। मैं क्यूब बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं समझा टेट्राहेड्रल रहा हूँ। ठीक है,
इसके इस कोने पे एटम मान लो, इस कोने पे एटम मान लो, ठीक है। अल्टरनेट पे मानना है, इस पे मानने हो तो इस पे एक मान लो, ठीक है, और एक इस पे मान लो, ठीक। अच्छा, इस क्यूब का जो सेंटर है उसके ऊपर सेंट्रल एटम बैठा हुआ है, सेंट्रल एटम, ठीक। और ये सेंट्रल एटम जो है वो इस तरीके से निकलते हुए, ठीक है, यहाँ पर, और एक यहाँ से सेंट्रल एटम ऊपर इस फेस से निकलते हुए है, ठीक है। और एक कहाँ से निकलते हुए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली इस आगे वाले फेस के सेंटर से निकल रहा है, ठीक है। तो एक बात जरा सोचो, क्या सोचो, क्या ये लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं? तो इस डायग्राम में इतना तो आप लोगों को यार विजुलाइज हो रहा होगा, इतना तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये अलोंग द एक्सिस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ना वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ना जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या ये बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं? ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रा समझना होगा, फील करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं ये कितना इसमें विजुलाइज होगा, कितनी डिस्टेंस है, ज़रा चेक करना एक बार। ये तीनों चीज़ें सही से आ रही है, ठीक है, तीनों का लुक प्रॉपरली आ रहा है इसमें, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें मेरी बात को समझो आप लोग, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक बात को समझना कि ये जो लिगेंड आ रहा है ना तो वो यहाँ से आ रहा है, ना वो यहाँ से आ रहा है, ना वो यहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात और, ये जो लिगेंड आ रहा है वो बिटवीन द एक्सिस भी नहीं आ रहा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आया है, ऐसा भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो लिगेंड आया है ना, वो ना तो इन दो एक्सिस के बीच में आया है, ना इन दो एक्सिस के बीच में आया है, ये लिगेंड आया है यहाँ से, ऐसे ऐसे, इन दोनों तीनों के बीच में आया है, इस डायरेक्शन पे। ये लिगेंड की पोजीशन नोटिस करने की कोशिश करो आप, ठीक है। कितने बच्चे इसको नोटिस कर पाएंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर इसको देखो थ्री डायमेंशनल में, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ना तो लिगेंड इस एक्सिस के लॉन्ग है, ना लिगेंड इस एक्सिस के लॉन्ग है, ना लिगेंड इस एक्सिस के लॉन्ग है, अलोंग द एक्सिस भी नहीं आया, और तो और दो, ये दो एक्सिस के बीच से भी नहीं आया, ठीक है। एक्स या वाई एक्सिस के बीच में भी नहीं आया, वाई या जेड के बीच में भी नहीं आया, या यहाँ से भी नहीं आया, बल्कि ये तीनों के बीच से आया, ऐसे आया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आया। ये मैं एक और मार्कर उठा ले रहा हूँ, ये उस लिगेंड की डायरेक्शन है, ये देखो, ये वो लिगेंड है, ये उस लिगेंड की डायरेक्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो में विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं तो इसके पीछे खड़ा हूँ, अब ज़्यादा तो आइडिया मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। लेकिन इस बात को देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कहाँ है, ठीक है, ये दो के बीच में नहीं है, बल्कि ये तीनों के बीच में। ये लिगेंड्स ऐसे आया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आया, ठीक है। इस बात को ज़रा सा फील कर लो, तो आपको मैं इससे रिलेटेड एक पॉइंट और उठाऊँगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी 2-5 मिनट में एक पॉइंट और उठाऊँगा, ठीक है। तो क्या ये इसके साथ रिपल्सन लगाएगा, या किसके साथ सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा, ठीक है। क्या ये बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा, या अलोंग द एक्सिस वालों के साथ सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अलोंग द एक्सिस तो ये आया ही नहीं ना, तो अलोंग द एक्सिस वालों के साथ इसकी रिपल्सन क्या होगी, कम लगेगी। ये जो मैंने बीच में पकड़ा हुआ है, ये हो गई गड़बड़, बंद करने से। ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है बीच में लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड की ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ये बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ, अलोंग द एक्सिस वालों के साथ तो कम रिपल्सन लगाएगा, ठीक है, कम लगाएगा इस बार, बल्कि किसके साथ रिपल्सन ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, जिसके लोब्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है, जो एक्स वाई एक्सिस के बीच में, जो वाई जेड के बीच में, और जो जेड एक्स के बीच में है, ठीक है, उन लोब्स के साथ इसका जो इंट्रैक्शन होगा, इसका जो रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसके नज़दीक हैं, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस वालों की ये नज़दीक है, और अलोंग द एक्सिस वालों से इसकी दूरी है, ठीक है। तो बिटवीन द एक्सिस वालों के नज़दीक है ये, अलोंग द एक्सिस वालों के साथ इसकी दूरी है। इस बात को अपने मन में, अपने कॉपी पे या 3-4 पेन पकड़ के फील कर लो, ठीक है। ये 3 एक्सिस बना लो, ये आप लिगेंड ले लो, आप फील करोगे कि ये अलोंग द एक्सिस से तो दूर है, और इन दोनों के बीच में जो बिटवीन द एक्सिस लोब होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, उसके साथ ये नज़दीक है, रिलेटिवली नज़दीक है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स आते हैं, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो लिगेंड्स होते हैं वो किसके साथ ज़्यादा रिपल्सन लगाते हैं,
जिन डी ऑर्बिटल्स का लोब बिटवीन द एक्सिस पड़ता है उसके साथ ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, ये एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका रिपल्सन, ठीक है, इनका रिपल्सन उतना रिपल्सन नहीं होता है जो अलोंग द ऑक्टाहेड्रल में जो एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आने से हुआ था, ठीक है। ये लिगेंड यहाँ पर है और जो लोब्स हैं वो दो दो एक्सिस के बीच में हैं, वो यहाँ पर है, इसके और इसके बीच में यहाँ एक लोब है, यहाँ एक लोब है, यहाँ एक लोब है और लिगेंड आपका बीच में है, ठीक है। तो उसका रिपल्सन ज़्यादा तो लगेगा बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली कम भी लगेगा किसके मुकाबले कि ऑक्टाहेड्रल में तो एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन से आ रहे थे, बिल्कुल सामने से आ रहे थे, ठीक है। ये उनके बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ रहा है, बल्कि उससे थोड़ा सा एंगल बनाते हुए आ रहा है, 45 डिग्री या जो भी बनेगा उस टाइप के, इस टाइप के एंगल बनाते हुए ये आ रहा है। इस बात को आप समझ लो, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। ये जो लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड, ठीक, इस लिगेंड की रिपल्सन इन लोब्स के साथ कम होगी इस लोब के साथ, बल्कि ये जो लोब हैं, ठीक है, इन लोब के साथ इसकी रिपल्सन ज़्यादा होगी। क्यों होगी इस लोब के साथ रिपल्सन, ठीक है, क्योंकि वो आई इसी डायरेक्शन से रहा है, बिटवीन द एक्सिस वालों के अलोंग आ रहा है, अलोंग द एक्सिस वालों के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लिगेंड इस लोब को ज़्यादा रिपेल करेगा, इस लोब को जो है रिलेटिवली कम रिपेल करेगा। इस बात को आप लोग फील कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं 3 डायमेंशनल सीन नहीं जनरेट कर सकता यहाँ पर, ठीक है। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोग क्या लिखोगे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in tetrahedral complex ligands approaches the central atom, approaches the central metal ion in such a direction, ठीक है, in such a direction that ligand approaches the central metal ion in such a direction that orbitals या d ऑर्बिटल्स लिख लो, पूरा लिख लो, सच दैट d ऑर्बिटल्स हैविंग लोब्स, ठीक है, d ऑर्बिटल्स हैविंग लोब्स बिटवीन द एक्सिस, हैविंग लोब्स बिटवीन द एक्सिस, हैविंग लोब्स बिटवीन द एक्सिस एक्सपीरियंस more repulsion, experience more repulsion than d orbitals, having lobes along the axis, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, डी ऑर्बिटल के केस में जो लॉब्स हैं, ठीक है, जिनके लॉब्स अलोंग द बिटवीन द एक्सिस हैं वो ज़्यादा रिपल्सन लेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और जिन डी ऑर्बिटल्स के लॉब अलोंग द एक्सिस हैं यानी dx² - y² और dz², ये कम रिपल्सन लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो dxy dyz dzx experience more repulsion then dx² - y² and dz² ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बात तो समझ ही रहे हो कि रिपल्सन तो सबके साथ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है और ऑलरेडी सेंट्रल मेटल एटम आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो रिपल्सन तो दोनों के साथ लगेगा। लेकिन इस केस में ये जो जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं उनके साथ ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, और जिनके लोब्स यहाँ अलोंग द एक्सिस बैठे हुए हैं उनके साथ रिपल्सन कम लगेगा। ये एक डायग्राम और ये एक लिगेंड, ठीक है, ये इतने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को उठा लेने के बाद अब मैं इसको डायग्राम फॉर्म में भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसकी स्प्लिटिंग को कैसे शो किया जाता है, ठीक है। ये आपने उतार लिया होगा, ठीक, इसको उतार लेने के बाद आगे सुनो मेरी बात। हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसकी जो स्प्लिटिंग है इसको आप ऐसे समझो, ये कौन सा केस है, ये वो आइसोलेटेड केस है जहाँ पे आइसोलेटेड केस है, आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो उसके लिगेंड्स की एनर्जी एक जैसी थी, बराबर थी, कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। जब लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो इस बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस बार ज़्यादा रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस करेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये सेट जो है वो ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। समझ लो यहाँ पे ये वाले जो लोब्स हैं, ये लोब्स ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे बिटवीन द एक्सिस वाले, ठीक है। और दूसरी तरफ जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस वाले, अरे यार, अलोंग द एक्सिस वाले जो लोब्स हैं वो रिलेटिवली कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और ये डी जेड स्क्वेयर। अच्छा एक चीज़ और, इस टाइप के सेट को यहाँ पे ई जी लगा के नहीं बोला जाता बल्कि सिंपली ई सेट बोला जाता है, और इसको T2 सेट बोला जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जी लगाना कुछ सिमेट्री रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है, और उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसको T2 सेट बोला जाता है और इसको ई सेट बोला जाता है, और ऑक्टाहेड्रल में आप इसको EG सेट बोलते हो और इसको जो है T2G सेट बोलते हो। लेकिन इस केस की स्प्लिटिंग में फ़र्क क्या है कि इन तीनों की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, इन दोनों की एनर्जी रिलेटिवली कम बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा फिर वही बात, ये एनर्जी दोनों की बढ़ी है, इसीलिए तो हम इसको डी स्प्लिटिंग का नाम दे रहे हैं, एनर्जी दोनों ने बढ़ाई है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ बैठे बैठे एक कम हो गया और एक ज़्यादा हो गया, दोनों की बढ़ी, लेकिन एक की ज़्यादा बढ़ गई, एक की कम बढ़ गई, और हम बोलेंगे कि यहाँ डी स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। लेकिन इस डी स्प्लिटिंग के साथ साथ, ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ एक एवरेज लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, और ये एवरेज लाइन पे जो मैं ये बना रहा हूँ पहले की तरह, फिर वही बात है 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इफ लिगेंड्स हैव जनरेटेड सिमेट्रिक फील्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। मतलब वही बात यार जो मैं अभी समझाया हूँ कि अगर लिगेंड्स का जो ये फील्ड होता वो कुछ ऐसा होता कि इनके साथ बराबर बराबर रिपल्सन लगा रहा होता, तो फिर पांचों की एनर्जी बढ़ती जरूर लेकिन बराबर बढ़ती, और वो लेवल ये होता, ठीक है। इनडायरेक्टली ये इन पांचों ऑर्बिटल्स का एक एवरेज एनर्जी लेवल है, ठीक है, इन पांचों ऑर्बिटल्स का ये एवरेज एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये इनका एक एवरेज एनर्जी लाइन है ये, ठीक है, ये उनकी एक एवरेज एनर्जी लाइन है। इसको मैं जीरो लाइन भी बोलता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि इसके रिलेटिवली ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे गया है, ठीक है। और सेम स्टोरी इस केस में यहाँ जो ये स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है, इस स्प्लिटिंग को हम लोग डेल्टा टी का नाम देंगे। पिछले केस में हम इसको किसका नाम दिए थे, डेल्टा ओ का नाम दिए थे, ठीक है। इस केस में हम लोग इसको नाम देंगे डेल्टा टी का, ठीक है। डेल्टा टी क्या चीज़ होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो डेल्टा टी क्या है, ठीक है, आप वही बोलोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो आप लोगों को मैंने बताया, इस डेल्टा टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको जब x मान के और इसको जब आप y मान के करोगे, ठीक है, तो पहले की तरह मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस बार ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये +0.4 डेल्टा टी आएगी, ठीक है, +0.4 डेल्टा टी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी तो 0.4 डेल्टा टी, और प्लस क्यों, क्योंकि इस जीरो लाइन से एवरेज लाइन से ये ऊपर है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप लोग निकालोगे, अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल में निकलवाया था, उसी तरीके से निकालना है। x + y का सम डेल्टा टी के बराबर, और 3x = 2y कर लोगे, ठीक है। और उन दो इक्वेशन से आप जब सॉल्व करोगे तो 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू जो है आपके पास इधर वाली वैल्यू, ये वैल्यू आएगी -0.6 डेल्टा टी, ओ नहीं लगाओगे। और पिछले केस में यहाँ ऊपर था 0.6 डेल्टा ओ और नीचे था -0.4 डेल्टा टी डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ा है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग हुई है, उस स्प्लिटिंग के केस में
उस स्प्लिटिंग के केस में dxy, dyz, dzx T2 सेट जो है वो एनर्जी वाइज ऊपर रह जाता है, और dx² - y² और dz² ये जो सेट है ये एनर्जी वाइज नीचे रहता है। ठीक है, कारण यहाँ दिख रहा है, ये लिगेंड इसको कम रिपेल करेगा और इस पार्ट को जो है ज़्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिससे रिलेटेड पीएमटी वगैरह में, जेईई मेन वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और अच्छा क्वेश्चन आता, मतलब वो उस इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आगे भी आता रहेगा, एक्सपेक्टेड है, तो वो भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ। पहले आप इसको आराम से पॉज करके जो भी अच्छे से उतार लें। ठीक है, फिर मैं आपको आगे का पॉइंट बता रहा हूँ। हटा रहा हूँ इसे। एक चीज़ सुनो यार, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम सेम रखते हुए उसके अबाउट सेम लिगेंड ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया होता, और उसी के अबाउट सेम लिगेंड ने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया होता। लिगेंड सेम होता, सेंट्रल एटम सेम होता, लेकिन उसी लिगेंड ने अगर लगा के बोल रहा हूँ, इफ़ लगा के बोल रहा हूँ, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया होता और एक तरफ क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया होता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिलेशन। ठीक है, किसके बीच की रिलेशन बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी, वो जो स्प्लिटिंग हुई थी, जो गैप पैदा हुआ था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। ठीक है, फॉर या इफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर सेम। ठीक है, आर सेम, तो अगर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड अगर सेम हैं तो उस केस में डेल्टा ओ और डेल्टा टी के बीच में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, और एनसीईआरटी ने एक रफ रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन पे क्वेश्चन आए हैं। रिलेशन क्या होता है कि जो डेल्टा टी वैल्यू होती है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होती है। ठीक है, और इसको भी आपको थोड़ा सा और इलोबरेट करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि ये जो डेल्टा टी वैल्यू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ जो है, ठीक है, इसमें एक्चुअली इसको 4/9 लिखने की बजाय, ठीक है, इसको आप 2/3 इंटू 2/3 डेल्टा ओ लिखो, और उसके बाद आप समझोगे कि एक 2/3 फैक्टर किसके चलते हैं और दूसरा 2/3 फैक्टर किसके चलते हैं। ठीक है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आपको इसमें जान लेनी चाहिए कि इसमें ये 2/3 फैक्टर किसके चलते हैं और दूसरा 2/3 फैक्टर किसके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये जो 2/3 फैक्टर है ये है नंबर ऑफ लिगेंड्स के चलते, नंबर ऑफ लिगेंड्स के चलते। भाई एक केस में 6 लिगेंड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 4 ही लिगेंड्स होंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स का रेशियो कितना है, 4/6, यानी कितना है, 2/3। ठीक है, तो यहाँ जो 4/9 पार्ट है ना, इस 4/9 पार्ट में 2/3 पार्ट जो है वो तो लिगेंड्स के नंबर की वजह से आया है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स कम होते हैं तो रिपल्सन कम लगेगा, तो रिलेटिवली स्प्लिटिंग कम होगी। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड ज़्यादा होते हैं, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। कोई बड़ी बात तो नहीं बोल ली है। ठीक है, तो ये जो 4/9 है, अगर आप इसको और अच्छे से इसके अंदर घुसना चाह रहे हो तो 4/9 को आप 2/3 इंटू 2/3 समझो। ये 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड्स के चलते हैं और एनसीईआरटी में ये बात दी हुई है। ठीक है, और ये जो दूसरा 2/3 है ना, इसको बताने में मुझे पसीना छूटता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ ज्योमेट्री नहीं दिख रही होती। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बना था ना मेरे प्यारे बच्चों, तो लिगेंड जो आया था ना वो इस बिटवीन द अलोंग द एक्सिस वाले के लोब के एग्जैक्टली सामने से आया था, बिल्कुल सामने से आया था। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है और मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था तो ये जो लिगेंड आ रहा था ना इसके सामने, तो वो एग्जैक्टली यहाँ से आ रहा था, इसको मैं लिगेंड मान ले रहा हूँ, तो ये लिगेंड एग्जैक्टली यहाँ से आ रहा था, यहाँ से। तो ऑब्वियस ही बात है यार, सीधी सीधी रिपल्सन लग रही थी, एक बड़े वाली रिपल्सन लग रही थी। ठीक है, टेट्राहेड्रल में अगर लिगेंड यहाँ से आया होता तो उसका भी जो रिपल्सन है, ठीक है, वो उस लोब्स के साथ, जो इनके बीच में लोब होगा, उस लोब के साथ बहुत अच्छा रिपल्सन लगता। ठीक है, डायरेक्ट वाला रिपल्सन लगता, बिल्कुल उसके हेड ऑन आ रहा होता। ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो लिगेंड आता है वो दो के बीच में नहीं आता है। ठीक है,
बल्कि ये जो लिगेंड आता है, अगर मैं इसको तीसरा ले लूँ यहाँ पर, तो ये लिगेंड यहाँ तीनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट रिपल्सन नहीं जनरेट हो रहा है जितना ऑक्टाहेड्रल में जनरेट हुआ था। ऑक्टाहेड्रल में ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, और बिटवीन द लोब्स जो होते हैं वो यहाँ होते हैं, तो यहाँ लिगेंड आ ही नहीं रहा है टेट्राहेड्रल में, ठीक है। ये वाला लिगेंड जो है वो इसके बिल्कुल सामने नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, बल्कि उसके साइड में है थोड़ा सा, मतलब इसकी कुछ ओरिएंटेशन ऐसी है, बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। किन के बीचों बीच है? तीनों के बीचों बीच है। और जो लोब्स होते हैं वो दो दो के बीच में होते हैं, एक लोब यहाँ होगा, एक लोब इसके बीच में होगा, एक लोब इसके बीच में होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर ली बताने की कि लिगेंड यहाँ नहीं आ रहा है दो के बीच में, लिगेंड आ रहा है तीनों के बीच में। लोब्स कहाँ हैं? दो दो के बीच में, इसलिए वो हेड ऑन नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली हेड ऑन नहीं हो रहा। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एग्जैक्टली हेड ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ देख लो अगर फील कर पाओ तो, ये लिगेंड जो है वो इस बिटवीन द एक्सिस वाले लोब के साथ एंगल बना रहा है, उसके साथ कुछ डिस्टेंस रख रहा है, एग्जैक्टली उसके सर पे आके खड़ा नहीं हो गया जैसे ये खड़ा हो गया था, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल में था, ये ऑक्टाहेड्रल का केस बताया था मैंने कि ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल उसके सर पे आके खड़ा हो गया था, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है? साइड से आ रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन फैक्टर भी होता है, ठीक है, और ओरिएंटेशन फैक्टर की वजह से, ठीक है, उतनी रिपल्सन नहीं जनरेट करेगा ऑक्टाहेड्रल जितना वो सेम लिगेंड, एक लिगेंड उतनी रिपल्सन नहीं जनरेट करेगा जितना वो बिल्कुल सर पर आके खड़ा होकर जनरेट कर रहा था, ठीक है। मैंने बता दिया, अब आप लोग सुन लो, नहीं सुन रहे हो तो भाई सिर्फ रट लो, काम तो फिर भी आएगा। तो ये जो 4/9 डेल्टा ओ है, इसमें 2/3 पार्ट जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड फैक्टर के चलते हैं, लेकिन ये 2/3 पार्ट जो है वो ओरिएंटेशन फैक्टर के चलते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अंग्रेजी मेरी अच्छी है नहीं कि मैं उसको आपको लिखवा पाऊँ, बस इतना जान लो, ये 2/3 किसके चलते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर के चलते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि किस टाइप का ओरिएंटेशन फैक्टर? ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड लोब्स के बिल्कुल, हिंदी में लिखवा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, वो मेरी हिंदी भी अच्छी तो नहीं है लेकिन चलो, बिल्कुल सर पर आकर खड़ा होता है, सर पर आकर खड़ा होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एंड लोब्स में कुछ दूरी होती है, कुछ दूरी होती है। फील तो मैंने करवा दिया अपनी तरफ से तो कि कौन सी दूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस दूरी की बात कर रहा हूँ कि ये जो लोब है ना, ये लोब ना तो इसके बिल्कुल सर पे बैठा है और ना इसके बिल्कुल सर पर बैठा है, ठीक है। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? लिगेंड जो होता है वो अलोंग द एक्सिस वाले के बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल वाले केस में लिगेंड जो होता है वो लोब से कुछ दूरी बनाए हुए है, इवन वो बिटवीन द एक्सिस वाले के साथ भी एग्जैक्टली उसके सर पे नहीं खड़ा है, एग्जैक्ट सर यहाँ है, यहाँ पे नहीं खड़ा है, उसके थोड़ा सा साइड में है, ठीक है। अगर आप ये समझ पाओ तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान होगा, मेरे पे होगा एहसान। चलो कोई बात नहीं है। तो डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है, और इस 4/9 टाइम में 2/3 पार्ट होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स का, और 2/3 पार्ट होता है किसका? ओरिएंटेशन फैक्टर का, ठीक है। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक थर्ड पार्ट आता है, जैसे हमने टेट्राहेड्रल कर लिया, हमने ऑक्टाहेड्रल कर लिया, इसके बाद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स वगैरह में, कंपटीशन की बुक्स वगैरह में आमतौर पे मिल जाता है, ठीक है। क्या चीज़? डी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का डी स्प्लिटिंग कैसे होगा, ठीक है, इस बात को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको आराम से प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। डी स्प्लिटिंग इन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाँ मेरे प्यारे बच्चों,
किसकी बात चल रही थी अपने यहाँ पे? अपने थर्ड केस को डील करने जा रहे थे, डी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कहाँ से लिखवा दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो डी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप से, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी इस बात को समझा है कि स्प्लिटिंग किस कारणों से हो रही है, तो उसके लिगेंड्स के अप्रोच से हो रही है, और लिगेंड्स किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, उसके चलते किसी की ज़्यादा एनर्जी बढ़ जा रही है, किसी की कम बढ़ जा रही है, यही कारण है डी स्प्लिटिंग का। तो आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ी देर के लिए और ये सोचने की कोशिश करो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी स्प्लिटिंग किस कारण से हुई है, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर डी स्प्लिटिंग होगी तो वो किस टाइप से स्प्लिट होगा, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अच्छा, इसको सोचने से पहले 2 हिंट मैं दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सब के सब बच्चे एक जैसी सेंस के नहीं है। कोई अभी वीडियो पॉज करके सोचना स्टार्ट कर दे और जिसको हिंट की ज़रूरत है वो हिंट सुन ले। हिंट ये है कि आप लोग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बना रहे थे, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप एक्स एक्सिस को ले रहे थे, वाई एक्सिस को ले रहे थे, ठीक है, साथ में जेड एक्सिस को ले रहे थे हाँ, प्लस जेड और माइनस जेड ये भी ले रहे थे। तो एक हिंट तो ये है कि आप बस इतना मान लो कि अब प्लस जेड और माइनस जेड वाला लिगेंड नहीं आ रहा है, अब एक प्लस एक्स से आ रहा है, एक माइनस एक्स से आ रहा है, एक प्लस वाई से आ रहा है और एक माइनस वाई से आ रहा है। तो एक हिंट तो आपका ये होगा कि इसको आपको ऑक्टाहेड्रल से रिलेट करना है, ठीक है, कि एक प्लस जेड से आ रहा है, एक माइनस जेड से जो आ रहा था उसको आप हटा दो, अब मान लो कि वो नहीं आ रहा है, अब यही 4 आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हिंट मैं आपको एक और दे दूँ, आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया होगा कि ये हमेशा 2 के सेट में ही टूटेगा, ई जी के सेट में और T2G के सेट में, ठीक है। डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र हमेशा साथ साथ रहेंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स हमेशा साथ साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है यार भाई, सीधी सी बात है, जिसकी रिपल्सन ज़्यादा वो ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी में ऊपर उठेगा, जिसकी रिपल्सन कम रहेगी वो एनर्जी वाइज कम ऊपर उठेगा। तो ये स्प्लिटिंग 2 से ज़्यादा तरीके से भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकता है 5 की ही एनर्जी अलग अलग हो गई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि किस टाइप का फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है 5 की भी एनर्जी अलग अलग हो जाए, ऐसा सीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये सिर्फ सोच के मत क्वेश्चन हिंट ये करना कि जो स्प्लिटिंग होगी वो केवल 2 में होगी, वो ज़्यादा में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन 2 हिंट के साथ आप लोग अपना वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको जवाब दें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी उसमें क्या कुछ सीन जनरेट होगा। जल्दी से जवाब दें। चलो, तो अगर आप लोगों ने जवाब दे लिया है या सोच लिया है तो अब मैं अपना जवाब दे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या जवाब है, क्या है, सुन लो, ठीक। सीधी सी बात, लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लिगेंड्स आ रहे हैं कहाँ से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग से अगर आ रहे हैं लिगेंड्स, कहाँ गया ढक्कन, हाँ भाई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर लिगेंड आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो एक्सपीरियंस करेगा ना, सबसे ज़्यादा रिपल्सन वो करेगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस से लिगेंड आ रहा है, वाई से आ रहा है, माइनस एक्स से आ रहा है, माइनस वाई से आ रहा है, तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ही बेचारा ऐसा है ना जिसके साथ इन लिगेंड्स की रिपल्सन सबसे ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इस बार डी जेड स्क्र बेचारा बच गया, ठीक है। तो ये जो 5 ऑर्बिटल थे आइसोलेटेड केस में, जिन 5 की एनर्जी आपस में पहले बराबर थी, ठीक है, उन सब में सबसे ज़्यादा रिपल्सन मेरे प्यारे बच्चों एक्सपीरियंस किया है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ने किया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, इसके बाद इसमें किसने सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है, चलो मैं एक बार के लिए स्क्वायर को बोर्ड के स्क्वायर से रिलेट कर दे रहा हूँ, बोर्ड पे इसको स्क्वायर फेज में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है,
ये स्क्वायर है तो ये एक को मैंने एक्स एक्सिस बोला है, एक को मैंने वाई एक्सिस बोला है, ठीक है। तो एक तो लिगेंड्स यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से, तो इस भाई साहब ने तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद एक डी ऑर्बिटल कौन सा है, इसी एक्स वाई प्लेन में, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन है अपना। तो एक डी ऑर्बिटल ऐसा भी तो है जिसके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, ये किसके लोब्स हैं, डी एक्स वाई के लोब्स हैं, समझ पा रहे हो आप लोग। डी एक्स वाई के लोब्स कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। तो ये जो लिगेंड आ रहा है यहाँ से आ रहा है, 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 तो इसने इस लोब के साथ तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करी, लेकिन बाकी जो है इस लोब के साथ, इस लोब के साथ भी तो कुछ रिपल्सन जनरेट करेगा। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगेगी वो इसी एक्स वाई प्लेन में आने वाले दूसरे ऑर्बिटल के साथ, यानी डी एक्स वाई ऑर्बिटल के साथ लगेगी, क्योंकि जेड वाला जो लिगेंड्स आ रहे थे वो तो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जेड वाले नहीं आ रहे हैं, तो जो भी रिपल्सन लगेगी सबसे ज़्यादा में वो उन्हीं ऑर्बिटल्स के साथ लगेगी जिसके लोब्स एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उसके साथ लगेगी जिसके लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले के साथ सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगेगी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो रिपल्सन लगेगी वो डी एक्स वाई के साथ लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर की रिपल्सन किसके साथ लगेगी, ठीक है। तो आपने कभी डी जेड स्क्वायर की, डी जेड ऑर्बिटल की कभी शेप सोची है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये एक रिंग होती है। ये रिंग हम कोई मजाक में टाइम पास में नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये रिंग अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए बनी होती है, ठीक है। इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों इस रिंग में होती है, इसीलिए ये रिंग बनाई भी जाती है। और ये रिंग किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। इसका तो पूरा लोब ही एक्स वाई प्लेन में था, डी एक्स वाई का, लेकिन इसका कम से कम ये तो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसका ये जो रिंग होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, और लिगेंड्स भी कहाँ से आ रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस के लोग आ रहे हैं। तो डी जेड स्क्वायर में ये जो रिंग का हिस्सा होता है ना, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन का हिस्सा होता है, तो इस रिंग की वजह से जहाँ पे 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस रिंग के साथ इनकी एक ज़बरदस्त रिपल्सन लगेगी। हालांकि इन दोनों के मुकाबले कम ही लगेगी, क्योंकि इनके तो लोब्स हैं ही एक्स वाई प्लेन में, उनका तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन इसका 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में, एक्स वाई प्लेन में है। समझे मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, एक्स वाई प्लेन में। डी एक्स वाई की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस करेगा, यही दोनों करेंगे, उसमें भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा करेगा, ठीक है। डी जेड स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि उसकी 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में होती है, ठीक है। तो ये 1/3 भी है तो कम से कम एक्स वाई प्लेन में है ना। इस रिंग की वजह से, इस 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से थर्ड नंबर की जो रिपल्सन लगेगी वो आपके पास इस केस में लगेगी डी जेड स्क्वायर के साथ। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको जगह जगह मिलेगा, और इसलिए मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये होगा डी जेड स्क्वायर के साथ। अब उसके बाद जो बाकी दो ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। तो डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो ये तो दोनों सिमेट्रिकली एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों की रिपल्सन एक जैसी होगी, ठीक है, क्योंकि लिगेंड्स तो आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में और ये उनके परपेंडिकुलर वाले हैं, तो इनकी रिपल्सन एक जैसी होगी। और उस केस में सबसे लिस्ट रिपल्सन वाला केस ये दो होंगे, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से सुन लो, सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे जिनके लोब्स एक्स वाई प्लेन में है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई सबसे ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। उसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसलिए सबसे ज़्यादा करेगा क्योंकि उसके ओरिएंटेशन ऐसी है कि वो बिल्कुल उसके सर पे आके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का ये जो रिंग होता है वो 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, जो कि एक्स वाई प्लेन में होती है, और ये एक्स वाई प्लेन में होती है। तो इसके चलते, इस रिंग के चलते थर्ड नंबर का जो रिपल्सन है वो डी जेड स्क्वायर एक्सपीरियंस करेगा, और सबसे लिस्ट रिपल्सन जो एक्सपीरियंस करेगा वो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल करेंगे। कौन करेंगे, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों बराबर बराबर करेंगे, ये डी वाई जेड हो जाएगा, ये डी जेड एक्स हो जाएगा। तो ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं, 5 के 5 ऑर्बिटल, ये कितने सेट में टूट गए, 4 सेट में, ठीक है। बाकी 2 में वो 2 सेट में टूट रहे थे, और स्क्वायर प्लेनर केस में वो 4 सेट में टूट गए हैं
इस बात को आप अपनी कॉपी पे अपने शब्दों में लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का नहीं है तो मैं लिखवाने के और आपका टाइम पास भी नहीं करना चाह रहा, और वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है तो मुझे यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आज मैंने आपको केवल CFT की DD स्प्लिटिंग बताई है। ये DD स्प्लिटिंग इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है, और इसके बाद इसका जो आउटकम होगा, जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं जो इस DD स्प्लिटिंग के चलते बनेंगे, या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो इस DD स्प्लिटिंग से जो एक्सप्लेन होंगे, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूँगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चों, क्योंकि इसकी ज़रूरत मतलब ये बहुत मतलब ईजी भी है और एग्ज़ाम में भी बार बार आती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, ये 2 पार्ट अपने लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।